जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में। लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में जानेंगे, जिनका कार्यकाल सन 1888 से लेकर 1894 तक रहता है। याद रखिएगा, 1888 से लेकर 1894 तक आधुनिक भारत के इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया जाता है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा बॉर्डर है, अर्थात दोनों की जहाँ से अफगानिस्तान और भारत दोनों के बीच के जो बॉर्डर है, उसको क्या नाम दिया गया है? डूरंड रेखा कहा जाता है। और ये किसके कार्यकाल में इस जो बॉर्डर है इसका निर्धारण किया गया? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का जो है एक निर्धारण किया जाता है। ये जो सीमा है, इसका निर्धारण ही सर डूरंड के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस रेखा को नाम दे दिया गया डूरंड रेखा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस रेखा को नाम दिया जाता है डूरंड रेखा। आगे देखिए, थोड़ा सा हम बॉर्डर के बारे में और जानेंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको दिया गया है रेड क्लिफ, उसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ। और ठीक उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उसको क्या नाम दिया गया है? डूरंड रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा, या फिर आपसे मैकमोहन के बारे में दे दिया जाता है, तो आप बताएंगे। यदि आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। क्या होता है? लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही दूसरा कारखाना अधिनियम आता है। इससे पहला, देखिए इसमें लिखा हुआ है दूसरा कारखाना अधिनियम, क्योंकि इससे पहला जो कारखाना अधिनियम आता है, भारत में पहला कारखाना अधिनियम आता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि रिपन के आने के बाद ही भारत में स्थायी स्वशासन की जो क्रियाएं हैं वो व्यावहारिक रूप में आती हैं। इसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना होती है। भारत में पहली बार जो है नियमित जनगणना कब होती है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1881 में। ठीक है। और जब ये दूसरा कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में आता है? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। कब आता है? तो 1891 में आता है। अच्छा, इस कारखाना अधिनियम में और क्या कहा गया है? तो जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, और साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। अर्थात भारत में जो एक दिन की छुट्टी की एक जो सप्ताह है, जो वीक में एक दिन की जो छुट्टी दी जाती है, तो वो किसके कार्यकाल से शुरू हुई है? तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल से उसकी शुरुआत हुई है। और महिलाएं इस एक्ट के बाद क्या करेंगी? 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। ठीक है, इससे कम ही काम करेंगी। आगे देखिए, 1892 आ जाता है, और सन 1892 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का, ठीक है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, है ना। दादा भाई ऐसे पहले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में रहने वाले, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फिशवरी से उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था। तो अर्थात मतलब इनके विपक्ष में कौन था? तो इनके विपक्ष में थे लिबरल पार्टी के फिशवरी, जिनका नाम था, वो उन्हें हराकर दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बन जाते हैं। दादा भाई नौरोजी की सबसे फेमस जो किताब है वो है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये उनकी बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, और सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उस समय भारत की में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी। ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे 1893 की घटना, यानी कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र रहता है, और ये कहा जाता है अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। ये जो सर्वधर्म सम्मेलन का होता है, अमेरिका के शिकागो में होता है, और वहाँ पे ये क्या करते हैं? हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर बोलने के लिए लंच वाला टाइम दिया जाता है।
स्वामी विवेकानंद जी को लंच वाला टाइम दिया गया था और जिसमें उन्होंने केवल, और उस लंच वाले टाइम में भी जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्हीं केवल 2 मिनट का टाइम दिया गया था। और जब इन्होंने अपना भाषण शुरू किया, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं 2 मिनट में, तो ये शुरुआत में बोलते हैं, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। जब इन्होंने ये शब्द बोले तो जो हॉल था जहाँ पर इन्होंने मंच से भाषण दे रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इन्होंने जो उस समय जो भाषण दिया था, उस समय जो स्वामी विवेकानंद ने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और इसीलिए भारतीयों को आज भी विदेश में क्या माना जाता है, बहुत ही प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में माना जाता है। किसके कारण? स्वामी विवेकानंद जी के कारण। इतने महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी। ध्यान रखिएगा, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। जब ये शिकागो से लौटकर वापस आ जाते हैं तो 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करते हैं अपने गुरु जी के नाम पर। पश्चिम बंगाल में इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 16 नवंबर 1893 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आती हैं। कब? देखिए 1893 की घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, और 1893 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर एनी बेसेंट जी भारत आती हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इन घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर ये आती है, लेकिन ये फिर यही भारत में ही रुक जाती है और आगे चल के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करेंगे। एनी बेसेंट की 2 प्रमुख पत्रिकाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ। परीक्षा में कई बार पूछा गया है मोस्ट इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट जी की 2 पत्रिकाएं हैं। एनी बेसेंट प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, सन 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है प्रथम महिला। कौन रहती है? एनी बेसेंट जी, क्योंकि उन्होंने 1916 में होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना की, इसीलिए इन्हें 1917 में क्या होता है, ये 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। और फिर क्या होता है इसके बाद में की जो घटना है, और जब ये भारत आती है तो इन्होंने भारतीयों से कहा, है ना, इन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं कहाँ से, मैं कहीं से भी तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम ही लोगों के साथ हूँ। क्या कहती है? संस्कृति में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही लोगों में से मैं एक हूँ। इस प्रकार की, हालांकि जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय मूल की नागरिक नहीं थी, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर आती है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा। देखिए अब हम दूसरी घटना पढ़ते हैं 1893 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है महात्मा गांधी जी से। तो देखिए 1893 में महात्मा गांधी जी सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका चला जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं महात्मा गांधी जी। और फिर वापस कब आते हैं? हमेशा के लिए वापस आएंगे आपके 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आते हैं, फिर इन्हें सारसेंट की उपाधि दी जाती है और फिर बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए जाते हैं। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर लास्ट टाइम भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। किस लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत सारी घटनाएं जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो किया उनसे भी पूछी जाती है, हम उन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं, वो सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी रहते हैं और उनकी मुकदमे के चक्कर में महात्मा गांधी जी कहाँ पे जाएंगे? अफ्रीका जाएंगे। आगे घटना देखेंगे, सन 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा क्या गणपति उत्सव की शुरुआत की जाती है और वैलेंटाइन सिर्लो ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा है। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने क्या गीता नामक रहस्य की किताब इन्होंने लिखा था। कब? जब ये जेल में थे, म्यांमार के बर्मा में जब ये जेल में रहते थे, जिन्हें क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिया जाता है 7 साल के लिए, फिर ये क्या करते हैं, वहीं पे एक गीता नामक रहस्य की किताब की रचना करते हैं। ध्यान रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सन 1916 में।
कोरिलेट करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, सन 1893 में नासिक में चापेकर बंधुओं के द्वारा एक गुप्त संस्था का गठन भी किया जाता है। 1893 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं 1893 की। नासिक में क्या होता है, चापेकर बंधुओं के द्वारा क्या होता है, एक गुप्त संस्था का गठन किया जाता है और ये जो संस्था है वो आगे चलकर बहुत सारे काम भी करेगी। और इस संस्था को क्या कहा जाता है, इस संस्था को कहा जाता है सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। इस संस्था को कहा जाता है, ये किसके द्वारा, ये नासिक में चापेकर बंधुओं के द्वारा इस संस्था का गठन किया जाता है। आगे देखिए, सन 1893 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उस समय डफरिंग वायसराय रहते हैं, A.O. ह्यूम एवं एक्टविलियम ह्यूम इनका पूरा नाम रहता है और इनके सहयोग से कांग्रेस की स्थापना होती है सन 1885 में। और हर वर्ष हर साल कांग्रेस अधिवेशन होता है। जब 1893 में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक सारी घटनाएं 1893 की पढ़ी, तो इसीलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन 1893 में हम कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये अधिवेशन होता है लाहौर में और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति रहते हैं और इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, है ना, 1893 में, और जब इसके पहले भी एक बार अध्यक्षता कर चुके हैं और बाद में 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सन 1889 से लेकर 90 में गुलाम अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद के द्वारा चलाया जाता है। ये एक मुस्लिम आंदोलन होता है, ध्यान रखिए, इनके बारे में पूछा जाता है। तो गुलाम अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद के द्वारा ही चलाया जाता है। एक और घटना है, सन 1893 में लॉर्ड लेस्डाउन के कार्यकाल में अफीम के सेवन को रोकने हेतु, मतलब बहुत उस समय क्या था, क्योंकि अफीम की खेती अफगानिस्तान के साथ साथ जो म्यांमार का एरिया है वहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। तो इन सब को रोकने के लिए क्या हुआ था, अफीम के सेवन उस समय बहुत ज़्यादा होने लगा था और इसीलिए अफीम के सेवन को रोकने हेतु एक अफीम आयोग की भी स्थापना की जाती है। तो ये हम लोगों ने जाना लॉर्ड लेस्डाउन के कार्यकाल को। आशा करते हैं लॉर्ड लेस्डाउन के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं 1888 से लेकर 1894 तक घटी, उन सब की के बारे में जितनी भी बातें हमने बताएं वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।